हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 30, ठीक है, जो आपकी 12/9 की वर्कशीट है। इसके अंदर हम जो है अपना चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। उसके अंदर नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। भारत के ऊपर वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा, क्या उसके इफेक्ट पड़े, ठीक है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। सो देखो, इससे पहले हमने किया क्या था। सबसे पहले हमने विदेशी व्यापार के बारे में, यानी कि फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उनके जो प्रो एंड कॉन्स थे, उनके जो हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे वो हमने देखे। उसके बाद में हमने लास्ट वर्कशीट में देखा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वो कैसे आता है, ठीक है, कैसे लाया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि जो वो ग्लोबलाइजेशन आ गया उससे हम कैसे प्रभावित हुए हैं, हमारा देश भारत कैसे प्रभावित हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज कम अ लॉन्ग अवे। लॉन्ग वे यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है, पहले क्या था, जैसे हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा, भारत सरकार ने आज़ादी के बाद कुछ जो नियम थे, जो उद्योगों के ऊपर कुछ प्रतिरोध जो थे विदेशी व्यापार के ऊपर, विदेशी निवेश के ऊपर लगा दिए थे, ताकि जो भारत की पूंजी है वो बाहर ज़्यादा ना जाए और भारत के अंदर उद्योग, जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग, वो तरक्की कर सके, स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है। उसके बाद में भारत को ये लगा, थोड़े दिन बाद में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके अंदर ये बोला गया कि अगर हम विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार को बढ़ाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड को अगर हम बढ़ाते हैं, तो कंपटीशन बढ़ेगा, भारत में जो चीज़ें बनती हैं उनकी क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए जितने भी बैरियर्स लगाए गए थे, जितने भी रोक लगाई गई थी, वो सब हटा दी गई। अब जब हटा दी गई तो भारत के अंदर भी वैश्वीकरण आना शुरू हो गया, ठीक है। 1947 में वो जब आज़ादी के बाद लगाए गए थे, क्योंकि भारत बहुत गरीब देश था। अब 1947 में से हम अब 2020 तक आ चुके हैं, तो काफ़ी साल हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, एक बहुत ज़्यादा जो प्रतिस्पर्धा होती है, बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन होता है, वो बना दिया है। लोकल, चाहे वो भारत के प्रोड्यूसर्स हैं, भारत के उत्पादक हैं, चाहे वो बाहर के उत्पादक हैं, उनके बीच में, ठीक है। इनका एडवांटेज जो है वो पर्टिकुलरली जो हमारे अर्बन एरियाज के अंदर धनी लोग रह रहे हैं, वेल ऑफ सेक्शंस के जो लोग हैं, मतलब हाई लेवल के जो लोग हैं, ऊपर वाले, ना मीडियम वाले ना लोअर क्लास वाले, अपर क्लास वाले जो लोग हैं, सिर्फ उनको फायदा हो रहा है, लोअर और मिडिल क्लास को नहीं हो रहा है। देयर इज अ ग्रेटर चॉइस बिफोर दीज कंज्यूमर्स हु नाउ इंजॉय द इम्प्रूव क्वालिटी एंड लोअर प्राइजेस फॉर द सेवरल प्रोडक्ट्स। अब क्या मिल रहा है कि हमें काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। जब हम चीज़ें लेने जाते हैं तो हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और कम लागत के ऊपर जो ये उत्पादक होते हैं, ये ऐसी चीज़ों को बनाते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है। अमंग द प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, तो ना तो प्रोड्यूसर्स और जो वर्कर्स हैं, यानी कि जो मजदूर और जो उत्पादक हैं, उनके बीच जो ग्लोबलाइजेशन का उनके ऊपर जो इफेक्ट पड़ा है ना, इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, वो एक जैसा नहीं है। तो भारत में कैसे कैसे किनको लॉस हुआ है, किनको जो है वो प्रॉफिट हुआ है, उनके ऊपर हम देखते हैं। आपको नीचे 3 ये ब्लू बॉक्सेस दिए हुए हैं, इनके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, देखते हैं। सबसे पहला है एमएनसीज जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। किन किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट पड़ा, किन किन इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट पड़ा, वो पड़ा सेलफोन की इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्रीज़ में, सॉफ्ट ड्रिंक्स की इंडस्ट्रीज़ में, फास्ट फूड की इंडस्ट्रीज़ में और बैंकिंग सेक्टर में। अब जब इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो ये क्या करेंगे, अगर इनकी 2 ब्रांच थी तो अब 4 और बना लेंगे, 4 थी तो 8 और बना लेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से। अब ब्रांचेस होंगी तो उनके अंदर लोग भी चाहिए काम करने के लिए, तो उससे क्या होगा, न्यू जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी। लोकल कंपनी सप्लाई रॉ मटेरियल एक्सेट्रा टू दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रॉस्पर्ड। प्रॉस्पर मतलब संपन्न हो गई, समृद्ध हो गई, ठीक है। सो अब क्या हुआ, 2 से जब कंपनियां 4 होगी, 4 से जब 8 होंगी, तो उतना ही उनको कच्चा माल चाहिए होगा अपने उत्पादन बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो उतना ही कच्चा माल जो है, जो उनको सप्लाई कर रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि उनका ज़्यादा माल देखो उधर जा रहा है। मान लो अगर हम चीनी की इंडस्ट्री की बात करते हैं, पहले 2 चीनी की इंडस्ट्री थी किसी एक क्षेत्र के अंदर, किसी एक एरिया के अंदर, किसानों से वो कच्चा माल गन्ना खरीदते थे। अब उनके अंदर जैसे ही निवेश बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उन्होंने अपनी 2 इंडस्ट्रीज से
4 इंडस्ट्रीज कर दी। अब ज़्यादा गन्ना वो खरीदेंगे, ज़्यादा लोग उन्हें काम करने के लिए चाहिए, तो रोजगार के अवसर भी मिले और ज़्यादा कच्चा माल भी उन्होंने खरीदा, तो किसानों को और लाभ हुआ। ठीक है, अब 4 से जब वो 6 कर देंगे तो और ज़्यादा कच्चा माल चाहिए उनको, तो और ज़्यादा वो खरीदेंगे। ठीक है, तो और ज़्यादा जो बेच रहे हैं उनको लाभ होगा, और ज़्यादा लोगों को उनको नौकरी पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द ऑन टॉप इंडियन कंपनीज। टॉप इंडियन कंपनीज जैसे टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, रैनबैक्सिस होगी, इनके ऊपर कैसे इफेक्ट्स को देखने को मिला। सो यहाँ पे क्या हो गया कि जो ये टॉप कंपनीज है, इन्होंने नई टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के जो मेथड है उनके अंदर जो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे इनके जो प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, वो इंक्रीज हो गए। स्टैंडर्ड्स मतलब अपनी जो प्रोडक्शन की इन्होंने क्वालिटी है उसको सुधार लिया टेक्नोलॉजी के आने से। ठीक है, भारत का जो मानक सरकार ब्यूरो जो होता है ना, ठीक है, वो क्या करता है, स्केल्स के ऊपर रेटिंग देता है किसी भी प्रोडक्ट को। ठीक है, स्टैंडर्ड्स उसको बोलते हैं कि उसका स्टैंडर्ड कितना है। तो इन्होंने अपने स्टैंडर्ड, अगर इन्हें पहले 2 पॉइंट मिल रहे थे तो अब 4 कर लिए, 4 मिल रहे थे तो 6 कर लिए। ठीक है, रेटिंग होती है कि कौन सा प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके हिसाब से उसको नंबर मिलते हैं। ठीक है, सम हैव गेन्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज। अब जो है भारत के अंदर जो कंपनियां हैं, ये इन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड अगर बढ़ा लिए, तो इनके प्रोडक्ट जो है वो बाहर भी क्या होंगे, पॉपुलर होंगे, बाहर भी वो प्रसिद्ध हो जाएंगे कि हाँ ये फलानी कंपनी का है, क्योंकि स्टैंडर्ड अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, लोग खरीदेंगे तो वायरल तो होगा ना। जब वायरल होगा तो बाहर से कंपनी आएंगी इनके साथ टाई अप करने के लिए कि हाँ हम आप लोगों के लिए साथ टाई अप करने वाले हैं, हम आपको इन्वेस्ट कर देंगे, आप हमारा प्रॉफिट में से इतना % हमें दे देना। ठीक है, लार्जर इंडियन कंपनीज, भारत की सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, इन्फोसिस हो गया, रैनबैक्सी हो गया, ये खुद ही मल्टीनेशनल बन गई, यानी कि भारत के अलावा इनकी कुछ और कंपनीज जो हैं वो अलग अलग देशों के अंदर हैं। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज सच एज आईटी सेक्टर वाले जो है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वाले, उनको नई नई जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने का मौका मिल गया, क्योंकि जितना विस्तार होगा चीज़ों को, जितनी टेक्नोलॉजीज यूज होंगी, उतना आईटी सेक्टर को फायदा होगा, क्योंकि उन्हीं से तो टेक्नोलॉजीज मिल रही है उनको। ठीक है, तो जितना हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे उतना उनको फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो हो गए एडवांटेजेस की, किस किस को क्या क्या एडवांटेजेस हुए। अब बात आ जाती है डिसएडवांटेजेस की। हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हमने एक देख लिया, हेड देख लिया, अब टेल को देखते हैं। तो टेल में क्या होता है, फॉर द लार्ज नंबर ऑफ देम ग्लोबलाइजेशन हैज पोज्ड चैलेंज। जो छोटे छोटे स्मॉल इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, जो छोटे छोटे लघु उद्योग वाले या छोटी छोटी कंपनियों वाले लोग हैं, ग्लोबलाइजेशन ने उनके सामने बहुत सारे जो चैलेंज है वो ला के रख दिए हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी क्वालिटी को दिन प्रतिदिन सुधारती जा रही हैं, पर छोटी जो कंपनियां, उनके पास ना तो इतनी पूंजी है कि वो उनके जैसे टेक्नोलॉजी खरीद सकें, उनके जैसे प्रोडक्शन के मेथड यूज़ कर सकें। तो उनके समान में जो छोटी कंपनियां हैं और बड़ी कंपनियों के समान में दिन रात का अंतर आ रहा है, और उन्हें लगातार घाटा होता जा रहा है। उसकी वजह से वो क्या हो रही हैं, बंद होती जा रही हैं। Small manufacturers have been hit hard due to competition, batteries, capacitors, plastic toys, tires, dairy products, oil and some examples। आजकल आप देखते हो टॉयज़ कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, हर कोई अपना नया टॉयज़ पूरी क्वालिटी के साथ निकालने का करता है। प्लास्टिक की जो चीज़ें बनी हुई आती हैं, बैटरीज जो होती हैं, हर कोई नहीं बना देता है। ये भी 10 घंटे चलती है, लगातार जलाओगे ये 12 घंटे चलती है, अगला दिन आएगा कि ये 18 घंटे चलेगी। उससे अब 18 घंटे वाली अगर ज़्यादा पॉपुलर होगी तो बड़ी फैक्ट्री वाले सोचेंगे कि ये ज़्यादा पॉपुलर है, हम 24 घंटे वाली बना देते हैं, वो 24 वाली बना देंगे। पर अब जो छोटे इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं वो इतना जल्दी इन कामों को नहीं बढ़ा सकते। वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे हर प्रोसेस जो होता है। पर ग्लोबलाइजेशन के कारण हर चीज फास्ट हो चुकी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, साइंस तरक्की कर चुकी है। ठीक है, सेवरल ऑफ दीज यूनिट्स हैव शट डाउन, रेंडरिंग मैनी वर्कर्स जॉबलेस। अब कुछ इंडस्ट्रीज बंद होगी तो उनके जो वर्कर्स थे वो जॉबलेस हो गए। अब जॉबलेस हो गए तो उसके बाद में क्या हो चुका है, फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। जो लॉज होते हैं उनके अंदर, वर्कर लॉस जो है उनके अंदर, जो गवर्नमेंट है उसने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है। तो अब इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, उनको टेम्परेरी बेस के ऊपर हायर करते हैं। ठीक है, परमानेंट बेस के ऊपर नहीं करते हैं। तो टेम्परेरीली उनको हायर किया जाता है, जब कंपनी को काम की जरूरत होती है वो उनको बुला लेती है, जब काम नहीं होता तो उनको घर भेज देती है। ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है, अपनी जॉब की सिक्योरिटी को लेकर लॉस होता जाता है। अब बंदा 6 महीने काम कर रहा है, 6 महीने घर पे बैठा है। ठीक है, अब वो भी ये भी नहीं पता कि 6 महीने करेगा या नहीं करेगा, तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई विश्वास नहीं है कि वो नौकरी कितने दिन चलेगी। ठीक है, तो ये हो गए इसके नुकसान। उसके बाद में बात कर लेते हैं स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये मैं आपको समझा देती हूँ। अब क्या होता है, गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है वो बनाए,
ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? इन जोन्स के अंदर जो कानून होते हैं उद्योगों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए जो लॉज होते हैं वो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज से डिफरेंट होते हैं। इन जो हमारे पास सेक्टर्स आते हैं, ये जो जोन्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर आता है, वाटर का आता है, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ वाली जो इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़ है वो आती हैं। इनके अंडर जो कंपनी आएगी ना, इसके अंदर, इस जोन के अंदर जो कंपनी आएगी, उन्हें 5 साल, पहले 5 साल कोई भी टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा, फर्स्ट 5 ईयर्स। ओके, उसके बाद में क्या हो गया, अब फैक्टर्स जो है वो अट्रैक्ट करने हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बाहर से इंडस्ट्रीज आके हमारे देश में लगा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए उन्होंने जो लेबर के लिए लॉस थे उनको फ्लेक्सिबल कर दिया। फ्लेक्सिबल कर दिया का मतलब क्या होता है कि उन्होंने ये बोल दिया, लचीला कर दिया। लचीला मतलब आप अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको खींच सकते हो, रबड़ बैंड की तरह कर दिया। जितना आप उसको चाहो उसको खींच सकते हो, अगर आप उसको चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हो, वो अपनी शेप में वापस आ जाएगा, ठीक है। सो लचीले करने का मतलब क्या है कि पहले इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों को स्थायी रूप के ऊपर रखा जाता था। जैसे भारत के छोटे छोटे उद्योग या इंडस्ट्रीज या कंपनीज हैं, उन पे स्थायी रूप पे परमानेंटली जो इंप्लॉयज हैं उनको हायर किया जाता था, वर्कर्स को। बट लचीलेपन के कारण क्या हो गया, अब क्या करेंगे, जब काम होगा 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, तभी कंपनी अपने इंप्लॉयज को बुलाएगी। अब मान लो किसी कंपनी के अंदर 6 महीने काम है, 6 महीने नहीं है, तो वो क्या करेगा, 6 महीने की तनख्वाह बचाने के लिए उन जो इंप्लॉयज हैं उनको टेम्परेरी बेस पे रखेगा। जितने 6 महीने उनको काम है वो उनसे काम करवाएंगे और बाकी के 6 महीने उनको वापस घर भेज दिया जाएगा। इससे कंपनी को तो प्रॉफिट हो रहा है, बट जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं उनको क्या, उनको तो कोई जॉब की अपनी सिक्योरिटी नहीं है ना। तो इसलिए ये जो SEZ बनाए गए थे, इनका किसानों ने या जो मजदूर वर्ग है इन्होंने काफ़ी विरोध जो है वो किया था। पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो लोग थे, उद्योगपति जो थे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जो थे, उन्होंने इसका समर्थन भी किया था, इसके अगेंस्ट नहीं थे, इसके साथ थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, टुवार्ड्स फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब SEZ बनाए तो अब हमने ऊपर बोला कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसका सेम इफेक्ट नहीं पड़ा वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स के ऊपर, यानी कि प्रोड्यूसर्स को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है बट वर्कर्स को नहीं हो रहा है उतना। तो उसके लिए एक फेयर ग्लोबलाइजेशन लाए गए। फेयर मतलब सबके लिए एक जैसा ग्लोबलाइजेशन। अब इसको क्रिएट करने के लिए, फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब सबको फायदा हो जिसका, तो इसको क्रिएट करने के लिए क्या कर सकती है सरकार, जो है वो कानून बना सकती है। फॉर दिस पॉलिसीज द गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली द रिच पीपल एंड द पावरफुल पीपल बट द पीपल इन द कंट्री। सभी के लिए, सब लोगों के लिए। ये ना देखे कि वो अमीर है तो उसके लिए देखूं, वो प्रसिद्ध है तो उसके लिए देखूं। जो अमीर नहीं है, जो इतना प्रसिद्ध नहीं है, कॉमन मैन है, उसके जो अधिकार है उसका भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। For the instance, the government can ensure that the labor laws are properly implemented and the workers get their rights. अब गवर्नमेंट को ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो श्रमिक कानून है, जो लेबर लॉज है, उनका पूरी तरह से ओबे किया जाए और जो मजदूरों को उनके जो अधिकार हैं वो भी मिले, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ ट्रेड के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर जैसे पहले लगाए थे बैरियर्स, वैसे बैरियर्स लगा सकती है। WTO से डिस्कशन कर सकती है फेयर रूल्स के लिए, ठीक। So students, first question है, the impact of globalization has not proved beneficial for all. Do you agree with this statement? Give 2 reasons to support your answer. तो हम अगर देश के हिसाब से ना चल के पूरे विश्व के हिसाब से देखें ग्लोबलाइजेशन पे, तो no, I am not agree with the above statement. The impact of globalization has not been uniform because only developed countries have gained profit due to globalization. Developing countries are only source of setting industry and getting cheaper labor, and the entire profits are earned by the developed countries. The small industries and companies in developing countries have constantly been facing challenges in terms of earning profits and brings their goods in the market. तो पहला तो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज की, उनके पास चैलेंजेस आने शुरू हो गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा जो डेवलप्ड कंट्री है वो सिर्फ यहाँ पे इसीलिए जो है अपनी कंपनीज लगाती है ताकि उनको जो सस्ते वर्कर्स हैं, चीपर लेबर जो है वो उनको मिल सके और ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा सके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, SEZs क्या है, व्हाट आर SEZs, हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवार्ड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट। SEZs स्टैंड्स फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये एस्टेब्लिश किए गए थे टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सेस द ग्लोबल मार्केट्स। ओके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स is an area in which the business and the trade laws are different from the rest of the country. The main objective is to provide internationally competitive and hassle free, यानी कि भागदौड़ से फ्री इन्वायरमेंट जो है वो प्रदान करती है, जिससे एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ते हैं और उससे जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो भी बढ़ता है, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. Raman was working as a permanent worker in a shoemaking factory. The factory closed due to the competition and he lost his job. He got hired on almost half of the salary of his previous salary by a company that hired workers flexibly for short periods on a temporary basis. What would be the effect on Raman and his associates? What would be they lose? वो क्या लूज करेंगे? ठीक है, एक रमन जो थे वो एक परमानेंट वर्कर के तौर पे एक जो जूते बनाने वाली फैक्ट्री है उसमें काम करते थे. कंपटीशन के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण वो कंपनी जो है वो बंद हो गई, तो उनकी जॉब जो है वो चली गई. तो एक दूसरी कंपनी ने उनको उनके आधे वेतन के ऊपर, जैसे उनको पहले 20,000 मिलते थे तो अब 10,000 के ऊपर उनको रखा. जो अस्थायी तौर पर जो कर्मचारी है उनको रखती है, तो इसका उसके साथियों और उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और वो क्या खो देंगे. तो इट कॉजेज लॉस ऑफ जॉब सिक्योरिटी इन देम. द लॉस दे लॉस्ट, दा नहीं बच्चे, दा दे आएगा. ठीक है, दे लॉस्ट देयर होप टू गेट न्यू जॉब ड्यू टू द लेबर फ्लेक्सिबल लॉस. लेबर के जो फ्लेक्सिबल लॉज हैं उनके कारण उनकी जो नई जॉब पाने की जो उम्मीद है वो भी खत्म हो जाएगी, होप भी खत्म हो जाएगी, और सिक्योरिटी तो वो खत्म कर ही चुके हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं 4th क्वेश्चन की. व्हाट डू यू मीन बाय फेयर ग्लोबलाइजेशन? हाउ डू यू थिंक फेयर ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू equality and justice? Fair globalization would create opportunities for all and also ensures that the benefits of globalization are shared by all. तो fair globalization क्या है? जो सबके लिए opportunities लाती है, और जो globalization है वो सब एक साथ शेयर करें उसको प्रमोट करती है. इसके रोल क्या है? तो गवर्नमेंट जो है वो मेजर रोल प्ले करती है इसको पॉसिबल बनाने में. इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिच एंड पुअर बोथ. दोनों को बचा सकती है, रिच और पुअर्स को. अगर पुअर्स के साथ अन्याय हो रहा है तो उनको बचा सकती है, रिच के साथ हो रहा है तो उनको बचा सकती है. लेबर लॉज आर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट. इसको ये इंश्योर करे कि जो लेबर लॉज हैं वो अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो, लागू किए गए हों, और जो लेबर्स हैं उनको अपने अधिकार जो है वो मिले. इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स बाय पुटिंग सम रिस्ट्रिक्शंस और बैरियर. जैसे पहले जो लगाए गए थे बैरियर्स लगाए गए थे इंडिपेंडेंस के बाद में, ठीक है, वैसे ही बैरियर्स गवर्नमेंट दोबारा यूज़ कर सकती है लोगों को बचाने के लिए, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए. यह नियोगिटेट कर सकती है, यानी कि बातचीत कर सकती है एट द WTO फॉर फेयर पॉलिसीज़. फेयर पॉलिसीज़ के लिए WTO के साथ डिस्कशंस कर सकती है, उन्हें बनाने के लिए कह सकती है, अपना मत जो है वो दे सकती है. ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोटल 4 क्वेश्चन. दिस इज़ योर 4th क्वेश्चन, देन दिस इज़ योर 3rd क्वेश्चन. ओके, मूविंग ऑन टू द 2nd क्वेश्चन. दिस इज़ आवर 2nd क्वेश्चन एंड द लास्ट इज़ 1st क्वेश्चन. सो इसी के साथ जो हमारी वर्कशीट है वो यहाँ पे खत्म होती है. दैट इज़ वर्कशीट नंबर